दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आरबीआई पे कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा जो कि आपके आईडीबीआई इंटरव्यू में बहुत काम की होगी। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आज पूरा वीडियो लेके आया है। इसमें पूरी हम डिटेल में बात करेंगे आरबीआई की हिस्ट्री क्या थी, आरबीआई कौन कौन से काम करता है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, आरबीआई में हम पढ़ना चाहें तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है। यूपीएससी के बच्चे इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमें बैंकिंग एस्पिरेंट को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल पे या फिर मेरे कोर्स में आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मटेरियल को कितना डेप्थ में पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। चाहे मेरे यूट्यूब में फ्री वीडियोस हो, चाहे मेरा मेंटरशिप बैच हो, उसमें मैं आपको उतनी ही चीज़ें पढ़ाता हूँ जितनी आपको इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ाई जाती जिसके कारण आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, आरबीआई है क्या आखिरकार। आरबीआई का फुल फॉर्म हमें पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। हर बैंक में एक सेंट्रल बैंक होता है। क्यों बनाया जाता है इस सेंट्रल बैंक को? ताकि वो उस देश में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हमारा, वो टेक्निकली बैंक नहीं है, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश के बाकी सब बैंक को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। और इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, वो भी आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एपेक्स बॉडी इन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो इंडिया के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें जो सबसे टॉप पर जो बॉडी बैठी है, जो उसको कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, उसको हम एपेक्स बॉडी कहते हैं। और हमारे देश में वो आरबीआई करती है, इसलिए हम आरबीआई को एपेक्स बॉडी कहते हैं और सेंट्रल बैंक कहते हैं। दोनों का मोटा मोटा मतलब एक जैसा ही है। ठीक है, अब हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि आरबीआई को जो पूरा ओन करती है, कंट्रोल करती है, वो गवर्नमेंट करती है। मतलब आरबीआई जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब अगर आपसे इंटरव्यू पूछे कि आरबीआई को गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती है, लेकिन गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आरबीआई एग्जैक्टली आता है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है, तो आप बोलोगे सर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आरबीआई आता है। ठीक है, इसका जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था काम क्या है, ये एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडिया में जितने भी बैंक्स काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, और बाकी फंक्शन अभी आगे समझेंगे। प्लस मेंटेनिंग मनी सप्लाई इन द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, ये दो पॉइंट मैंने यहाँ पर स्पेशली इसलिए लिखे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आरबीआई के तो बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन आरबीआई प्राइमरी रूप से, मेन रूप से कौन से इंपॉर्टेंट काम करता है, तो आप बोलोगे सर आरबीआई प्राइमरी रूप से, मेन रूप से सिर्फ दो काम करता है। वो पूरे इंडियन जो बैंकिंग सिस्टम है, मतलब इंडिया का पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर इंडिया का पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है और हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये दो मेन फंक्शन आप बोलोगे। आपसे कहीं भी पूछे आपको बाकी सारे फंक्शन आप बताओ ना बताओ, ये दो फंक्शन तो आपको जरूर बताने, क्योंकि ये दो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन है जो आरबीआई हमारे देश में परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं आरबीआई की हिस्ट्री की। आरबीआई कैसे बना, मतलब इसका पूरा ओरिजिन कहाँ से, उसको समझते हैं। देखो, जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था उससे पहले की कहानी है ये। उससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे बैंक तो एग्जिस्ट करते थे। आपने सुना होगा पंजाब नेशनल बैंक बहुत पहले बन गया था, मतलब 1848 या 1850 के आसपास बन गया था। और बहुत सारे बैंक थे। ठीक है, लेकिन उस समय जो बैंक थे उसको कंट्रोल करने वाली कोई ऐसी एक मेन बॉडी नहीं थी। मतलब जैसे हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे बैंक काम करते हैं, जैसे मान लो ये एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इनको कंट्रोल कौन करता है? इनको कंट्रोल करती है आरबीआई। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, उस समय बहुत सारे बैंक एग्जिस्ट करते थे, लेकिन ऊपर एक एपेक्स बॉडी नहीं थी जो इन सब बैंकों का कंट्रोल कर सके। तो क्या होता था, ये सारे बैंक में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते थे। बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े आदमी थे वो इनसे लोन ले लेते थे और इनको पैसे वापस नहीं करते थे। और बड़े बड़े जो लोग थे वही इनसे लोन ले लेते थे, तो जो छोटे लोग हैं उनको लोन दे नहीं पाते थे। जैसे मान लो कोई बड़ा बिजनेसमैन है, वो आके बोला कि मेरे को इससे लोन चाहिए। ठीक है, फिर एक दूसरा बिजनेसमैन बोला वो भी मेरे को लोन चाहिए। तो पूरा बैंक क्या करता था, बड़े बिजनेसमैन के इन्फ्लुएंस में आके सिर्फ बड़े लोगों के पास ही पैसा जाता था। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है या फिर कॉमन मैन है उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, और बहुत सारे फ्रॉड्स भी हो रहे थे इन बैंक में। इसलिए उस समय इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिशर्स ने सोचा कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो इंडिया में जितने भी बैंक एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसीलिए 1926 में एक कमीशन बनाई गई थी, इसका नाम था नोन एज हिल्टनियन कमीशन। ठीक है, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि हमें एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाना चाहिए जो बाकी सब बैंक को कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसके बाद 1934 में आरबीआई का एक एक्ट पास होता है जिसके तहत 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई ऐसा इंस्टीट्यूशन
एस्टेब्लिश होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लिखा 1935 में जो एक्ट हुआ था वो तो 1934 को पास हो गया था, लेकिन आरबीआई एक्चुअली में जो इस्टेब्लिश हुआ था जब से उसने एकदम काम करना शुरू किया था वो 1 अप्रैल 1935 से किया था। मैंने सॉरी यहाँ पर 1934 बोली, तो आप करेक्ट कर लेना। 1934 में एक्ट बना था और जब आरबीआई ने एक्चुअली में जब अपना काम करना शुरू किया था, ये लिखा हुआ है, वो 1 अप्रैल 1935 से किया था, ठीक है। और जब ये आरबीआई ने इस समय जब अपना काम शुरू किया था तब उस समय जो उसका हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन फिर 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंटली कलकत्ता से मुंबई कर दिया गया, जो कि आज के समय तक भी है, ठीक है। फिर 1949 में इसको पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया, मतलब जो पहले था 1935 में 1937 में इस समय जो आरबीआई था वो प्राइवेट हाथों में था, लेकिन 1949 में जब इंडिया को आज़ादी मिली उसके 2 साल बाद पूरी तरह से गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया और आरबीआई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बन गया। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1935 में ये प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी था जिसके जो शेयर्स थे वो प्राइवेट हाथों में थे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन के हाथ में थे, वो डिवाइडेड थे, ठीक है। फिर 1948 में एक्ट पास होता है, ओनरशिप ऑफ आरबीआई एक्ट, जिससे कि जो ओनरशिप ऑफ आरबीआई है वो प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट के हाथों में हो जाती है और 1949 में ये एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरह से एक उभर के आता है, ठीक है। और जिसके बाद से ये टेक्निकली देखा जाए तो बैंक नहीं है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। नाम में सिर्फ बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन टेक्निकली देखें तो ये बैंक की तरह परफॉर्म नहीं करता, ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह परफॉर्म करता है और इसलिए इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जिस देश की भी जो एपेक्स बॉडी रहती है जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है उसको हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, इसलिए आरबीआई को भी हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है। ये पीडीएफ आपको जिन्होंने मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन किया उनको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और जो लोग भी मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि हमें इंटरव्यू बहुत कम दिन बाकी रह गए। आज 31 तारीख हो गई है और 4 और 5 तारीख से इंटरव्यू के स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे बच्चों के 4 या 5 तारीख को इंटरव्यू है। तो सिर्फ 199 के मिनिमम प्राइस में मैं आपके लिए इंटरव्यू बैच लेके आया हूँ। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, जिससे आप जो CV भरोगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और उन क्वेश्चन के कैसे सबसे बढ़िया आंसर करने हैं, आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है, बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट ग्रेजुएशन में आते हैं। जैसे किसी ने कहा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है, या फिर आपने आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग की है। ये सब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, चाहे आपने MSc किया हो बॉटनी, फिजिक्स, बायोलॉजी, या चाहे आपने BA क्यों ना किया हो। जैसे अभी कल रिसेंटली मेरे को एक बच्चे ने कहा सर मैंने BTech किया है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में, तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने उसको भी एक अच्छी से रिसर्च करके एक PDF बना के दे दी, जिससे उससे जो पोटेंशियल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन तो बताई, साथ में उनके जो बेस्ट आंसर हो सकते हैं वो भी बताया, ठीक है। अभी करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, जैसे अभी GDP वाला इशू चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा रहा है इंडिया के ऊपर, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कवर होंगी। और सारे जो अपने डाउट्स हैं, आप मुझसे इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी डाउट्स पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1-to-1 चैट होगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, और जो प्रैक्टिकल टिप्स होती है कि वहाँ पर कॉन्फिडेंस से कैसे जवाब देना है, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 199 में मिलेगी। आप ये बैच का डेमो देख सकते हैं। जैसे देखो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मैंने ये सारे आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो, डेमो देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आपकी इंटरव्यू तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी सिर्फ 199 की मिनिमम प्राइस में। और आज 31 तारीख है इसलिए इसका प्राइस 199 है, ये आखिरी दिन है 199 में ज्वाइन करने का। कल 1 जून को इसका प्राइस 249 हो जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी आज ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको सिर्फ जॉब में अब सिर्फ एक ही स्टेप बचा है, वो है इंटरव्यू। तो आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप इंटरव्यू में थोड़ी चूक करते हो तो आपने जो रिटर्न में जितनी भी मेहनत की है वो सब बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, आपके पास बहुत कम टाइम रह गया, ठीक है। तो चलिए हम अपनी RBI वाली वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने समझा कि RBI का जो मेन ऑफिस है वो तो मुंबई में है, लेकिन इसके अलावा RBI के 4 जोनल ऑफिस में भी है जो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के हिसाब से बांटे गए हैं, ठीक है। ईस्ट रीजन में हम बात करें तो कोलकाता में इसका ऑफिस है, वेस्ट रीजन में मुंबई का जो कि हेड ऑफिस भी है, और नॉर्थ रीजन में एक इसका ऑफिस दिल्ली में है, और साउथ रीजन में एक इसका ऑफिस चेन्नई में, ठीक है। अब जो सबसे मेन चीज़ है RBI में वो है इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। RBI में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो RBI की मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी सेंट्रल बॉडी है जो RBI में सारे डिसीजन लेती है, RBI में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सब लेती है। इसमें से इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कितने मेंबर बैठते हैं, तो आपको बताना सर इसमें 21 मेंबर बैठ सकते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है इसमें, ऑफिशियल डायरेक्टर भी होते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। हमें पता है RBI में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है। जो RBI का एक्ट है 1934 वाला, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि RBI में मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 से कम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं और एक गवर्नर होता है, ठीक है। तो जो RBI का जो गवर्नर है और जितने भी डिप्टी गवर्नर उसमें होंगे और वो कहलाएंगे ऑफिशियल डायरेक्टर, ठीक है। अब इसमें नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर कौन है,
10 डायरेक्टर मतलब 10 लोग ऐसे जो अलग अलग फील्ड से होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करती है। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। समझ में आया आपको? बाकी ये चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखनी है, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ये याद रखना है कि ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं और नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं। ऑफिशियल में गवर्नर होते हैं और डिप्टी गवर्नर होते हैं, और नॉन ऑफिशियल में 10 लोग ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट करती है। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए, ठीक है। और 4 डायरेक्टर कहाँ से होते हैं? जो 4 लोकल बोर्ड से। जैसे हमने पढ़ा कि आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस होते हैं नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट में, ठीक है। तो उन सब के भी जो बोर्ड होते हैं उनसे 4 डायरेक्टर आते हैं, मतलब एक डायरेक्टर एक बोर्ड से। एक डायरेक्टर मुंबई से आएगा, एक डायरेक्टर कोलकाता से आएगा, एक डायरेक्टर चेन्नई से आएगा, एक डायरेक्टर दिल्ली से आएगा, ठीक है। और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। देखो ये लोग तो अलग अलग फील्ड से आएंगे, लेकिन जो ये 2 हैं ये खास जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन लोग आएंगे जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद मतलब नॉमिनेट करेगी। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखो ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। मान लो कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसका कोई मतलब टीचर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सही लग रहा है कि हाँ ये बैठने लायक है, तो गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन ये 2 में जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट से उसी को मतलब नॉमिनेट कर सकती है, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं आरबीआई के बारे में। इसका बहुत कम चांस है आपसे इंटरव्यू में पूछे, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान लो फ्यूचर में कोई आप एग्जाम देते हो तो आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। जो पहला गवर्नर था आरबीआई का, जैसे हमने पढ़ा कि 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब 1934 में तो एक्ट आया था, लेकिन 1935 में वो काम करने लग गया था, ठीक है। तो 1935 में जो सबसे पहला गवर्नर था वो था सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। अब फिर पहला इंडियन गवर्नर कौन था? ये तो फॉरेनर है, ठीक है, ब्रिटिश के एम्प्लॉई है ये। लेकिन पहला इंडियन पर्सन कौन आरबीआई गवर्नर बना? वो थे सीडी देशमुख, 1943 से 49 के बीच में। मतलब इंडिया को जब आज़ादी मिली उससे पहले ही ब्रिटिशर्स ने एक इंडियन को आरबीआई के गवर्नर नॉमिनेट कर दिया, ठीक है। मनमोहन सिंह सिर्फ ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ वो अकेले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। आरबीआई के एम्बलम क्या है? एक टाइगर है और पाम ट्री, यहाँ पर मैंने शो भी किया, आप देख सकते हो। देखो ये टाइगर है और ये पाम ट्री है, ठीक है। ये आरबीआई के एम्बलम है, इसको याद रखना। हो सकता है पूछे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ, आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं, ये काम की नहीं है, इतना मत पढ़ो आप। हाँ ये पढ़ सकते हो बस आप, ये जो लिखा हुआ है ना आरबीआई की, इतना याद रखो कि आरबीआई की 4 सब्सिडरी हैं, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। मान लो आप बैंक में पैसे जमा करते हो, मान लो कल को बैंक डूब जाए, तो क्या गारंटी आपका पैसा आपको वापस मिलेगा? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है डायरेक्ट आरबीआई के अंडर काम करता है, ये कॉरपोरेशन, और ये हमें गारंटी देता है कि 5 लाख तक के आपका पैसा सुरक्षित है, आपको 5 लाख तक का पैसा वापस मिल जाएगा। मान लो आपने बैंक में 4 लाख रुपए जमा किए और बैंक डूब जाती है, तो आपको 4 लाख का इंश्योरेंस ये कॉरपोरेशन देती है, आपको 4 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपने 8 लाख जमा किए हैं तो भी आपको सिर्फ 5 ही लाख मिलेंगे, ठीक है। अब 5 लाख मैक्सिमम अमाउंट है, उससे पर आपको आपने जितना भी पैसे जमा किए हो बैंक डूबने में आपको उससे ऊपर पैसा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5 लाख तक का मिलेगा। और अभी गवर्नमेंट की न्यूज़ आई थी, गवर्नमेंट इसको कंसीडर कर रही है कि इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया जाए इंश्योरेंस कवरेज को, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इंश्योरेंस कवरेज कौन देता है? तब याद रखना कि DICGC डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन देती है, जो कि फुल्ली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। आरबीआई की टोटल कितनी सब्सिडरी है? 4 सब्सिडरी, ठीक है। बाकी 3 के आपको कोई नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपसे इसका नाम याद रखना है, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, जो आपसे इंटरव्यू में 90% चांस है वो पूछे। अगर बैंकिंग टॉपिक की बात आएगी और आरबीआई की बात आएगी तो उसमें आरबीआई की बाकी चीज़ें आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन फंक्शन तो जरूर पूछेगा, ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें मैंने पूरे फंक्शन लिखे हुए हैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना हमको। हम कोई पीएचडी या फिर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, हम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आरबीआई का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इशू ऑफ बैंक नोट्स। हमें पता है जितने भी नोट्स आते हैं वो कौन पब्लिश करता है, कौन प्रिंट करता है? वो आरबीआई करता है। लेकिन जो 1 रुपये का नोट है और कॉइन्स को वो आरबीआई नहीं प्रिंट करता, ये बात याद रखना। जो 1 रुपये के नोट हैं और जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं। इसलिए आप बचपन से ये पढ़ते आ रहे हो कि जो 1 रुपये का नोट है और कॉइन्स हैं उसमें आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते हैं। उसमें किसके साइन होते हैं? 1 रुपये के नोट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके साइन होते हैं, जो कि हमें क्या दर्शाता है कि ये आरबीआई के द्वारा इशू नहीं किए गए, ये इशू किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। पर ये आरबीआई इनको सर्कुलेट करता है, मतलब इकोनॉमी में पैसे कौन सर्कुलेट करता है? तो आरबीआई करता है। तो भले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करे चाहे आरबीआई करे, सर्कुलेट करने का काम आरबीआई का, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है आरबीआई का?
इशूअर ऑफ बैंक नोट्स, जितने भी नोट्स हमारे कंट्री में आते हैं उन सबको प्रिंट कौन करता है, आरबीआई करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। कॉइन जितने की हो, 10 के हो, 20 के हो, 50 के हो, सारे कॉइन्स को आरबीआई नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। जैसे मान लो आप कहीं पैसे जमा करवाने तो आप कहाँ जाते हो, आप मान लो एसबीआई में जाओगे, आप आईडीबीआई बैंक में जाओगे, चाहे एचडीएफसी बैंक में जाओगे, मतलब आपको पैसे जमा कराने तो आप किसी नॉर्मल बैंक में जा सकते हो। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अब मान लो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, अब इनको अपने पैसे जमा करवाने हैं तो वो कहाँ जाए, इनके लिए बैंक का काम कौन करता है, तो इनके लिए बैंक का काम आरबीआई करता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपने पैसे जमा करवाने तो कहाँ पर करवाएंगे, आरबीआई के पास करवाएंगे। अपने डिपॉजिट जमा करवाने, मान लो अपने जो अकाउंट्स हैं, मान लो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर गिरवी रखनी हो, मॉर्गेज करना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन लेना हो, स्टेट गवर्नमेंट को लोन लेना हो, तो कौन लोन देता है, आरबीआई को लेता है। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने अपनी जो पीडीएफ शेयर की थी अपने बच्चों के साथ, जो जिन्होंने मेरा बैच लिया उनके साथ एक पीडीएफ शेयर की थी मैंने, जिसमें मैंने मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से क्या करती है, गवर्नमेंट पब्लिक से पैसे उधार लेती है, वो अपने सिक्योरिटीज़ देती है, उनसे पैसे उधार लेती है। उन सिक्योरिटीज़ में क्या लिखा रहता है कि 10 साल के लिए आपसे पैसा लिया गया, इसमें आपको इतना ब्याज मिलेगा। मोटा एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है आप ये सिक्योरिटी रख लो, हमें 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये हम 7% आपको इंटरेस्ट देंगे और 10 साल में वापस ले लेंगे सिक्योरिटी, ठीक है। मतलब 10 साल में आपके 1000 वापस कर देंगे और अब हमें सिक्योरिटी वापस कर देना, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है इसको बाय और सेल कौन करता है, आरबीआई करता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट को लोन चाहिए किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। डिपॉजिट कहाँ रखना है, तो आरबीआई के पास रखना है। जो अपने गवर्नमेंट के अकाउंट्स कहाँ मेंटेन होते हैं, आरबीआई के पास होते हैं। गवर्नमेंट को जितनी भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए रहती है, जैसे आपको किसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होती है तो आप किससे पूछते हो, बैंक से पूछते हो कि यहाँ हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, हमें लोन लेना चाहिए कि हमें एफडी करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो आपको एडवाइस कौन देता है, आप बैंक से जाके पूछते हो ना। वैसे ही गवर्नमेंट किससे पूछती है, आरबीआई से पूछती है। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो बैंक का काम आरबीआई करती है, उसी तरह जो हमारे बैंक है जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, अब इनको अपने पैसे जमा करवाने हैं तो ये किसके पास जाए, तो इनका भी बैंक आरबीआई है। आरबीआई इनके लिए बैंक का काम करती है। जैसे मान लो एसबीआई के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, अब उसको अपने पैसे को एफडी करवानी है, उस पर उनको इंटरेस्ट कमाना है, तो वो कहाँ पर जाएंगे, तो वो आरबीआई के पास जाएंगे। आरबीआई बैंकर्स बैंक है, जितने भी बैंक है उनके लिए बैंक का काम कौन करता है, आरबीआई करती है। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए रहता है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करना चाहिए पड़ता होगा, तो उसके लिए किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। एसबीआई को लोन चाहिए किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। एसबीआई को डिपॉजिट करना है किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। तो आरबीआई बैंकर्स बैंक भी है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब आरबीआई का अब अगला फंक्शन क्या है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इट ऑल्सो एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। देखो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है इसमें सब बैंक आ जाते हैं जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, मैंने जो नोट्स आपके साथ शेयर की थी उसमें सब लिखा हुआ है, मैंने होप करता हूँ आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको पढ़ के फिर इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, इनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इन लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से उधार ले लेते हैं। जैसे मान लो एक एसबीआई को पैसे की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो इसने क्या किया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले लिया, फिर अगर मान लो इसको कभी ज़रूरत पड़ी तो वो इससे उधार ले लेता है। तो लेकिन जब इनके पास पैसे खत्म हो जाए, जैसे मान लो सेंट्रल बैंक को उधार चाहिए लेकिन इसके पास तो पैसे है ही नहीं, इसने बाकी बैंक से भी ट्राई किया, मान लो एचडीएफसी से किया, आईडीबीआई से किया, लेकिन सबने मना कर दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पर जाएगा, तो वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई बोलता है मैं लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट हूँ, मतलब अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शन ना बचे तो अब आखिरी में हमारे पास आना, अगर आपको कोई भी लोन नहीं देगा तो हम तो लोन दे ही देंगे। इससे क्या होता है, हमारे बैंक में पैसा रहता है और हमारे बैंक में क्राइसिस की सिचुएशन नहीं आती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे मान लो हम बाहर जाते हैं ट्रैवल करने तो हमें बाहर की करेंसी यूज़ करनी पड़ती है। जैसे हम यूएसए गए तो हमें डॉलर चाहिए, हम कहीं और गए तो हमें वहाँ के पैसे चाहिए। तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको मेंटेन कौन करता है, वो आरबीआई करता है। आरबीआई अपने ऑफिसर सबको लाइसेंस देता है। जैसे एयरपोर्ट में जितने भी लोग बैठे रहते हैं ना जो करेंसी को एक्सचेंज करते हैं उनको आरबीआई से लाइसेंस मिला होता है कि आप हमारे बिहाफ में करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो। अगर कोई आरबीआई के बिना लाइसेंस लिए करेंसी को एक्सचेंज करता है तो उसके लिए पेनल्टी लगती है, उसमें जेल का भी प्रावधान है, ठीक है। तो जितनी भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, मतलब डॉलर हो गए या फिर जितने भी जापान का पैसा येन हो गया, उन सब का कस्टोडियन और मैनेजर कौन है, आरबीआई है, ठीक है, ये बात ध्यान। इसके अलावा जो आरबीआई है
वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को ऐसे मेंटेन करता है कि मतलब जैसे इंडियन रुपी और डॉलर है, हमें पता है कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले वीक होता जा रहा है, अभी क्या 84 और 85 के बीच में चल रहा है। तो आरबीआई इसको मेंटेन करने का भी काम करता है। आरबीआई ये इंश्योर करता है कि जो इंडियन रुपी की वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी ना हो जाए, उसका डायरेक्ट इफेक्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में पड़ता है। ठीक है, ये बहुत डिटेल में टॉपिक है और इतना आपसे नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को वो मेंटेन करता है। और आपको ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला टॉपिक समझना है तो मैं इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जिन भी बच्चों ने मेरा बैच लिया उनको सारों को पीडीएफ मिल जाएगी अगर वो मेरे से इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो कस्टोडियन एंड मैनेजर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, ये पूरा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी का कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसकी भी पीडीएफ सारे बच्चों को मिल जाएगी जिन्होंने मेरा बैच ज्वाइन किया है। तो मैं होप करता हूँ आरबीआई की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी मैंने इसमें आपको कवर कर दिया। आपको कुछ भी डाउट पड़ता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। और बहुत ही जल्द एक नया वीडियो आने वाला है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर होने वाला है। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं अगला वीडियो बहुत जल्द ले पाऊँ। आप सभी को आईडीबीआई इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज आखिरी दिन है, सिर्फ आपको 200 में ये बैच मिलने वाला है, कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय।